तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक के कीवर्ड के बारे में जानेंगे और ये टॉपिक आपका ग्रुप ए के सेक्शन में दिया हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग देखें टॉपिक नंबर 7 की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था की संरचना। ये अलग टॉपिक हो जाता है। भारतीय मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था की संरचना ये टॉपिक अलग हो जाता है। और इसी में एक टॉपिक और दिया हुआ है भारतीय व्यापार की संरचना और दिशा, और साथ ही साथ भुगतान संतुलन की समस्या, ये भी टॉपिक दिया हुआ है। तो इसमें 2 टॉपिक दिया हुआ है इसमें, ठीक है। इस जो सिलेबस का ये पॉइंट है इसमें 2 टॉपिक का नाम दिया हुआ है। पहला है भारतीय मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था की संरचना और दूसरा है भारतीय व्यापार की संरचना और दिशा, ठीक है। जिसमें हम लोग भुगतान संतुलन के बारे में पढ़ेंगे, उसका संरचना पढ़ेंगे और उसका समस्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग केवल और केवल भारतीय व्यापार संतुलन की जो संरचना है, इसका दिशा और भुगतान संतुलन की समस्या के बारे में पढ़ेंगे क्या मतलब इसका कीवर्ड हम लोग जानेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट हम लोगों को पता होना चाहिए कि बीओपी यानी कि भुगतान संतुलन क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो इसका एक सामान्य इंट्रोडक्शन देंगे हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि भुगतान संतुलन एक तरह से सरकार का ये खाता होता है जिसमें डेबिट और क्रेडिट को मैनेज किया जाता है विदेशों के साथ। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट मतलब आयात करना और क्रेडिट मतलब बेचना, ये हम लोग इसमें शामिल करते हैं। तो ये आपको समझना होगा, इसको आप थोड़ा सा बेहतर लैंग्वेज में इसको समझिएगा, ठीक है ना। और ये हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग एक फ्लो चार्ट वगैरह भी बनाएंगे। फ्लो चार्ट के माध्यम से इधर आपको भारत दिखलाएंगे और इधर आपका शेष विश्व दिखलाएंगे। एक वित्तीय वर्ष में यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज जो है भारत विदेशों को देता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो उसको बोलेंगे हम लोग वो क्रेडिट कर रहा है, निर्यात कर रहा है। वहीं एक फाइनेंशियल ईयर में शेष विश्व से भारत में भी गुड्स एंड सर्विसेज का आयात होता है, इसको हम लोग बोलेंगे आपका जो है डेबिट आइटम्स, है ना। तो ये फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे कि जो आपका भुगतान संतुलन है वो क्या होता है। अकाउंट में पैसा अगर आया तो वो हो गया क्रेडिट, और अगर हम लोग पैसा निकाले तो उसको बोलते हैं हम लोग डेबिट। तो एक होता है आपका डेबिट कार्ड, एक होता है आपका क्रेडिट कार्ड। इस समय में सिंपल आप समझिएगा। डेबिट मतलब पैसा निकालना तो डेबिट, और क्रेडिट मतलब पैसा उसमें आना, आ रहा है पैसा तो आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, वो क्रेडिट हो जाएगा। पैसा आना, पैसा डालना तो वो क्रेडिट, और पैसा निकालना वो डेबिट, ठीक है ना। ये समझिएगा। एग्जांपल समझिए, हम एटीएम गए, एटीएम से पैसा निकाल के लाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, डेबिट किए। अब फिर हम गए एटीएम में जाके, बहुत सारे एटीएम में अब ये फंक्शन हो गया कि पैसा डाला भी जाता है। तो एटीएम में गए हम, या समझो बैंक में गए हम, वहाँ पे पैसा जमा किए हम अपने अकाउंट में। तो पैसा जमा किए तो हमारे अकाउंट में पैसा आया तो वो हो गया क्रेडिट। हम बैंक गए, अपने अकाउंट से पैसा निकाले तो वो हो गया डेबिट। ये 2 ठो फंडा है, बहुत सिंपल, इसको समझना होगा। तो पहला भुगतान संतुलन क्या होता है, इसका सामान्य जानकारी हम लोग जानेंगे। फिर सेकेंड नंबर पॉइंट पढ़ेंगे कि ये जो भुगतान संतुलन है, इस बीओपी को यानी भुगतान संतुलन को 3 खाता में इसको देखा जाता है। तो बीओपी यानी कि भुगतान संतुलन में 3 तरह का खाता होता है, और इन्हीं तीनों खातों में ही हम लोगों को देखना होता है क्या है क्या नहीं सो। तो इन्हीं 3 खाता के बारे में पढ़ना होता है। पहला खाता है आपका चालू खाता यानी कि करेंट अकाउंट, दूसरा है आपका पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट, और तीसरा है आपका फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार खाता। तो भुगतान संतुलन यानी कि बीओपी में ये अभी बताया आपको हम कि ये सरकार का खाता होता है जिसमें डेबिट और क्रेडिट को मेंटेन किया जाता है विश्व के साथ, शेष विश्व के साथ, विदेशों के साथ। इसमें 3 तरह का खाता होता है, क्रेडिट अकाउंट यानी कि सॉरी करेंट अकाउंट यानी कि चालू खाता, कैपिटल अकाउंट यानी कि पूंजी खाता, और आपका फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार खाता। 3 तरह का खाता होगा। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे कि आपका जो है ये चालू खाता क्या है, फिर हम लोग पूंजी खाता क्या है, इसको हम लोग डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। चालू खाता और पूंजी खाता क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग को जानना होगा कि ये जो आपका चालू खाता है, चालू खाता में 2 तरह का मद यानी कि 2 तरह का आइटम्स को रखा जाता है। एक आपका दृश्य खाता होता है, एक आपका अदृश्य खाता होता है। तो जो आपका कैपिटल अकाउंट है, जो आपका चालू खाता है, तो चालू खाता हम लोग क्या रखते हैं, एक है दृश्य खाता और एक आपका अदृश्य खाता। इन दोनों को इसमें शामिल किया जाता है।
किसमें, तो चालू खाता में ही। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो दृश्य और अदृश्य दोनों को हम लोग शामिल करते हैं। अच्छा, दृश्य खाता यानी कि दृश्य मध्य में हम लोग किसको शामिल करते हैं, तो वस्तुओं को दृश्य मध्य कहा जाता है और इस कारण वस्तुओं के आयात निर्यात को हम लोग दृश्य खाता में शामिल करते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो दृश्य खाता में वस्तुओं के निर्यात, आयात और निर्यात को हम लोग दृश्य खाता में शामिल करेंगे। और अदृश्य खाता में किसको शामिल करेंगे, तो अदृश्य खाता में हम लोग किसको शामिल करते हैं, तो उसमें हम लोग हस्तांतरित भुगतान यानी कि ट्रांसफ़र पेमेंट को शामिल करते हैं। उसमें हम लोग सेवा मद को यानी कि सर्विसेज को शामिल करते हैं। इसमें हम लोग विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जिसको हम लोग प्रेषण बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसको शामिल करते हैं, ठीक है ना। तो दृश्य खाता में हम लोग वस्तुओं को और सेवाओं के वस्तुओं के आयात निर्यात को शामिल किए, जबकि अदृश्य खाता में हम लोग सर्विसेज के आयात निर्यात, फिर आपका रेमिटेंस के आयात निर्यात, यानी कि प्रेषण का, NFIA का, इसके अलावा ट्रांसफ़र पेमेंट यानी कि हस्तांतरित भुगतान का आयात निर्यात को शामिल करते हैं। ये हो गया आपका चालू खाता। इसको और डिटेल से आपको समझना होगा, ठीक है। यहाँ आपको हम बतला दिया गया छोटे छोटे भागों में। फिर चालू खाता के बाद आता है नेक्स्ट आपका पूंजी खाता। फिर पूंजी खाता क्या होता है उसके बारे में भी आपको डिटेल से पढ़ना होता है। फिर आपका फॉरेक्स रिजर्व के बारे में डिटेल से पढ़ना होता है। तो पूंजी खाता हम लोग आगे कनेक्ट करेंगे और फॉरेक्स रिजर्व भी हम लोग आगे देखेंगे, तो उसको वहाँ से कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये हम लोग हो गया चालू खाता के बारे में, खाली यहाँ पे जान गए हैं। उसके बाद पूंजी खाता हम लोग आगे देखेंगे, फिर फॉरेक्स रिजर्व भी आगे देखेंगे, ठीक है, वहाँ से कनेक्ट कीजिएगा। फिर थर्ड नंबर टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। और ये जो बैलेंस शीट है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा खेल जो है वो आपका बैलेंस शीट से ही होकर चलता है, ठीक है ना। ये भी याद रख लीजिएगा। इसको आप ऐसा समझिए बैलेंस शीट के बारे में, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन है ही ये बहुत ज़्यादा। याद रख लीजिए बैलेंस शीट है, मान लीजिए ये आपका बैलेंस शीट है, 1 2 और ये 3 तरह का इसमें आएगा, 3 ठो कॉलम बनेगा बैलेंस शीट में। ये आपका क्या है, बैलेंस शीट है। इसमें 3 वो रखेंगे ऐसा, एक तरफ रखेंगे हम लोग डेबिट को, डेबिट बोले तो देनदारियाँ, यानी कि आयात कर रहे हैं तो पैसा देंगे तो उसको डेबिट कहेंगे। यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट, क्रेडिट कर रहे हैं मतलब कि दूसरे देशों से पैसा हमारे पास आ रहा है, मतलब कि आयात कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं तो क्रेडिट। देनदारियाँ यानी कि डेबिट और लेनदारियाँ यानी कि क्रेडिट, और बीच में इंडिया का स्थिति लिखेंगे, ठीक है। इसमें भी हम लोग जो है बैलेंस शीट में 6 तरह का देखेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 तरह का हम लोग इसमें देखेंगे, 6 कॉलम बनेगा बैलेंस शीट में भी, ठीक है। अब बैलेंस शीट का देखिए इस तरह से तोड़ तोड़ के इसको हम लोग देखते हैं। ये हो गया बैलेंस शीट के बारे में। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लिखिएगा वस्तुओं का आयात, ठीक है, यहाँ पे वस्तुओं का आयात, यहाँ पे हो जाएगा वस्तुओं का निर्यात, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा सेवा का आयात, यहाँ पे लिखिएगा सेवा का निर्यात, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा प्रेषण यानी कि रेमिटेंस का बहिर्प्रवाह यानी कि मतलब कि आउटफ्लो, और यहाँ पे लिखिएगा प्रेषण यानी कि रेमिटेंस का इनफ्लो, ठीक है। ये समझ में आ गया। 3 गो स्थिति यहाँ पे लिखिएगा ऐसा। फिर चौथा लिखिएगा, यहाँ पे आप लिखिएगा कि निवासियों के द्वारा विदेशी बैंकों में जमा, यानी कि जो NRI डिपॉजिट है, NRI डिपॉजिट यहाँ पे लिखिएगा जमा, ठीक है। उसके बाद निवासियों के द्वारा विदेशी बैंकों में किया जाने वाला जमा, यानी कि जो लोग भारत के नागरिक नहीं है, निवासी है, भारत में आके रह रहे हैं, तो वो अपना पैसा यहाँ से अब यहाँ पैसा कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वो अपना पैसा विदेशी बैंक में जमा करेंगे ना, तो पैसा तो हमारे यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे निवासियों के द्वारा विदेशी बैंकों में किया जाने वाला जमा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि NRI के द्वारा, जो NRI जो है नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडियंस जो है विदेश में रह रहे हैं, वो भारतीय बैंकों में जमा करेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, उसको भी यहाँ शामिल करेंगे। फिर एक कॉलम में हम लोग लिखेंगे कि घरेलू अर्थव्यवस्था से विदेशों को होने वाला पूंजी का बहिर्प्रवाह। तो घरेलू अर्थव्यवस्था यानी कि जो घरेलू अर्थव्यवस्था है यानी भारत से, तो भारत से विदेशों को जो पूंजी का बहिर्प्रवाह हो रहा है, यानी कि हम लोग जो दूसरे देशों में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको यहाँ पे शामिल करेंगे। यहाँ पे हम लोग दूसरे देश जो हम लोग यहाँ निवेश कर रहे हैं उसको शामिल करेंगे। जैसे कि विदेशों से आपका निवेश हो रहा है, जैसे कि FDI, FPI, FII, ये सभी जो हो रहा है, इससे हम लोग का क्या हो रहा है, पूंजी का अंतर्प्रवाह हो रहा है, तो इसको यहाँ शामिल करेंगे। पूंजी का जो है बहिर्प्रवाह हो रहा है इसको यहाँ शामिल करेंगे, ठीक है। 5 गो हो गया। छठा में हम लोग लिख देंगे
कि आपका सरकार या फिर भारतीय कंपनियों के द्वारा विदेशियों को दिया जाने वाला उधार या फिर लोन। तो हम लोग को भारत सरकार भी दूसरे देशों को लोन देता है, हमारी जो कंपनियां हैं भारतीय कंपनियां भी वो भी विदेशों को लोन देती है, तो यहाँ पे शामिल करेंगे। पैसा जा रहा है तो यहाँ पे शामिल करेंगे। इसके अलावा हमारे घरेलू अर्थव्यवस्था को विदेशों से ऋण प्राप्त होता है, विदेशों से सहायता प्राप्त होता है, तो उसको भी हम लोग यहाँ शामिल करेंगे। ठीक है, तो ये 6 को कॉलम बनेगा आपका भुगतान संतुलन में, मतलब सॉरी बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में टोटल आपका कितना तरह का कॉलम बनेगा? 6 तरह का कॉलम बनेगा। और यही 6 कॉलम में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इंडिया की स्थिति क्या है। सो जैसे यहाँ पे देखिए, तो जो है ये है आपका पॉजिटिव में है, ये भी आपका पॉजिटिव में है। फिर देखेंगे ये दोनों आपका पॉजिटिव में है और ये भी आपका पॉजिटिव में ही है। ये सभी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये सभी तो आपका पॉजिटिव में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो है यानी कि वस्तुओं का आयात ज़्यादा हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है, तो ये आपका नेगेटिव में है। ठीक है, और सिंपल सी बात याद रखिएगा, अगर निर्यात ज़्यादा होगा और आयात कम होगा तो आपका सरप्लस में जाएगा। वहीं आयात ज़्यादा होगा, निर्यात कम होगा तो आपका डिफिसिट में जाएगा, यानी कि घाटा में जाएगा। तो हम लोग ऊपर में घाटा में जा रहा है और वस्तुओं का आयात जो है हम लोग मतलब ज़्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग सेवाओं का भी आयात जो है हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं और सेवाओं का निर्यात कम कर रहे हैं, तो ये भी आपका नेगेटिव में जाएगा, यानी घाटा में जाएगा। तो इसको आपको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये 6 चीज़ के बारे में बता दीजिएगा और सभी में बताइएगा भारत की स्थिति क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सकारात्मक है, नकारात्मक, इस तरह भी बताया है। और इसका थोड़ा थोड़ा कारण भी दे दीजिएगा आप। ठीक है, तो ये आपका पूरा बैलेंस शीट निकल कर आ जाएगा। तो बैलेंस शीट में ये 6 को याद रखिएगा पॉइंट, इससे आपका बैलेंस शीट क्लियर हो जाएगा, फिर आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा बैलेंस शीट में। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया गया है कि बैलेंस शीट में 6 को चीज़ याद करेंगे। क्या क्या? वस्तुओं का आयात, फिर सेवाओं का आयात निर्यात, फिर एक तरफ लिखेंगे प्रेषण का बहिर्प्रवाह, फिर लिखेंगे एक तरफ प्रेषण का अंतःप्रवाह, एक तरफ लिखेंगे इंडिया द्वारा विदेशी बैंकों में किया गया जमा, फिर उधर से लिखेंगे हम लोग कि एनआरआई के द्वारा भारतीय बैंकों में किया जाने वाला जमा। फिर लिखेंगे यहाँ पे आपका घरेलू अर्थव्यवस्था को जो है विदेशों से होने वाला जो है पूंजी का अंतर्प्रवाह बहिर्प्रवाह लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे अंतर्प्रवाह, बीच में लिखेंगे भारत की स्थिति। फिर 6 नंबर पर लिखेंगे गवर्नमेंट सरकार या फिर जो है भारतीय कंपनियों के द्वारा विदेशियों को दिया जाने वाला उधार या फिर ऋण। फिर उधर से लिखेंगे कि जो है मतलब कि घरेलू अर्थव्यवस्था में विदेशी कंपनियों के द्वारा या फिर विदेशी सरकार के द्वारा जो विदेशी पूंजी का जो इनफ्लो हो रहा है उसको भी शामिल करेंगे। तो एक तरफ ये लिखेंगे, ये भारत की स्थिति लिखेंगे, फिर एक तरफ इधर लिखेंगे ऐसा। यहाँ पे वस्तुओं का आयात, यहाँ लिखेंगे वस्तुओं का निर्यात, यहाँ लिखेंगे सेवाओं का आयात, यहाँ लिखेंगे सेवाओं का निर्यात। इस तरह कर करके इसको बनाना है आपको। तो ये अगर 6 को पॉइंट याद रखिएगा, ये वाला 6 को पॉइंट, तो ठीक इसका उल्टा कर दीजिएगा, रिवर्स कर दीजिएगा, तो उधर से आपका निकल जाएगा और बीच में केवल भारत की स्थिति बता दीजिएगा, तो आपका बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसमें पीएचडी नहीं करना है, बस एग्जाम हॉल में लिख लीजिएगा, नंबर आ जाएगा, काफ़ी है। फिर देखिए उसके बाद आपको एक नया पॉइंट बताना होगा कि वर्ष 2004 के बाद अगर हम लोग देखें तो वर्ष 2004 के बाद अगर हम लोग देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार व्यापार घाटे की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसा क्यों है? तो वर्ष 2004 के बाद से अभी तक हम लोग जो देखते हैं 2004-05 से देखते हैं हम लोग 4-5 से देखें तो 2004 से नहीं, मतलब सॉरी 2005 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार घाटे की स्थिति क्यों बनी हुई है ये बतलाना है। इसके लिए आपको कम से कम 10 से 12 को पॉइंट बतलाना है कि 10 को पॉइंट, अगर 10 को कीवर्ड याद रखिएगा तो 10 को पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्यों आपका जो है वो ये ऐसा घाटे की स्थिति बनी हुई 2005 के बाद अभी तक भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार घाटे की स्थिति क्यों बनी हुई है, इसके बारे में आप बताइएगा 8 से लेकर 10 पॉइंट में। 10 को कीवर्ड याद रखिएगा तो 10 को पॉइंट क्लियर हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से आपको वहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो यहाँ तक हम लोग समझ जाएंगे। ये पूरा जो है चालू खाता है पूरा कंप्लीट हो गया है आपका। चालू खाता में फिर आपको ज़्यादा भटकना नहीं होगा। चालू खाता के बाद हम लोग जो है सेकंड नंबर पूंजी खाता के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो फिर चालू खाता के बाद हम लोग जाते हैं किस में, तो पूंजी खाता में जाते हैं। पूंजी खाता जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। और पूंजी खाता के बारे में हम लोग जानते हैं क्या, तो पूंजीगत खाता क्या होता है। तो पूंजीगत खाते में हम लोग जो है एनआरआई जमा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी ऋण या विदेशी उधार, बैंकिंग पूंजी इत्यादि को शामिल करते हैं। ये सभी जानते हैं हम लोग पूंजी खाता में।
पूंजी खाता और क्या होता है ये भी हम लोग जानते हैं। भुगतान संतुलन का पूंजी खाता होता है जिसको हम लोग कैपिटल अकाउंट ऑफ बीपी कहते हैं। और पूंजी खाता में वैसे मदों को रखा जाता है जिसमें ब्याज देयता भुगतान या फिर मूलधन पुनर्भुगतान दोनों पे देनदारी देना पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि पूंजी खाता में किसको शामिल करेंगे, सिंपल याद रखिएगा, पूंजी खाता में हम लोग उसको शामिल करेंगे जिसमें हम लोगों को, जैसे अगर किसी से हम लोन लिए तो हमको लोन तो चुकाना ही पड़ेगा, यानी कि मूलधन तो चुकाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ लोन के साथ उसका ब्याज यानी कि उसका इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे चीज़ को हम लोग जो है पूंजी खाता में शामिल करते हैं। तो पूंजी खाता में किसको रखेंगे, हम लोग जो है मूलधन और आपका ब्याज चुकाना पड़े, दोनों को चुकाना पड़े, वैसे चीज़ों को रखते हैं। तो वैसे मदों को रखा जाता है जिसमें ब्याज देयता यानी कि भुगतान देयता, उसके बाद जो है मूलधन पुनर्भुगतान यानी कि जो मूलधन जो पैसा लिए हैं उसको देना, ये दोनों पे लाइबिलिटी यानी कि दोनों पे देनदारी होती है, उसको हम लोग ये कहते हैं भुगतान संतुलन का पूंजीगत खाता में शामिल करते हैं। एग्जाम्पल ये समझिए कि विदेशी देश अगर लोन देता है हम लोग को तो ब्याज भी देना पड़ेगा और उसका मूलधन भी देना पड़ेगा। अगर हम लोग को 5,000 करोड़ दिया तो 5,000 करोड़ उसका मूलधन हुआ, 5,000 करोड़ तो देंगे ही देंगे, उसके अलग से 100 करोड़ जो है ब्याज भी देंगे हम लोग। तो ऐसा एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। इसके अलावा देखिए, गवर्नमेंट लोन लिया तो उसे सॉवरेन लोन कहते हैं, व्यक्ति या कंपनी लोन लिया तो उसको हम लोग ईसीबी कहते हैं। ईसीबी कहने का अर्थ है एक्सटर्नल कैपिटल बोरोइंग, सिंपल से याद रखिएगा। तो अगर गवर्नमेंट लोन लेता है तो उसको बोलते हैं सॉवरेन लोन, अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई कंपनी लोन लेता है तो उसको बोलते हैं ईसीबी यानी कि एक्सटर्नल कैपिटल बोरोइंग कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग पूंजी खाता क्या होता है, किस में शामिल करते हुए हम लोग जान गए, पूंजी खाता में कैसे मद को शामिल किया जाता है वो भी आप समझ गए हैं। इसके बाद आप देखिएगा कि जो भी आपका पूंजी खाता होता है, पूंजी खाता को दो प्रकार में डिवाइड किया जाता है। एक है आपका स्वप्रेरित पूंजी खाता है और एक है आपका प्रेरित पूंजी खाता। तो एक है आपका स्वप्रेरित यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड पूंजी का अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह, और एक है आपका प्रेरित पूंजी का अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह। तो दोनों हो जाएगा, इनफ्लो और आउटफ्लो यानी कि अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह दोनों याद रखिएगा। तो पूंजी खाता में दो प्रकार, इस पूंजी खाता को दो प्रकार में बांटा जाता है। एक है आपका स्वप्रेरित पूंजी का अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड जो कैपिटल है इसका इनफ्लो और आउटफ्लो, और दूसरा है आपका मोटिवेटेड कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो। स्वप्रेरित में हम लोग एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एनआरआई जमा यानी कि नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडियंस जमा, ये सब को शामिल करते हैं। इसके अलावा जो प्रेरित पूंजी का अंतर्प्रवाह जो बहिर्प्रवाह हो रहा है, इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है प्रेरित का यानी कि मोटिवेटेड का, इसमें हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं, इसमें हम लोग 4 चीज़ शामिल करते हैं, 4 गो। पहला क्या है, तो आपका बाह्य लोक उधार। तो बाह्य लोक उधार को इसमें हम लोग शामिल करते हैं। क्या, देखिए बाह्य लोक उधार नहीं समझिए, पहले समझिए इसको हम लोग ना, जो आपका प्रेरित पूंजी का अंतर्प्रवाह और जो बहिर्प्रवाह है इसको हम लोग बांटते हैं कि विदेशी ऋण या फिर उधार, इसको बोलते हैं विदेशी ऋण या फिर इसको बोलते हैं उधार, जो कि 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका बाह्य लोक उधार और एक होता है बाह्य व्यापारिक उधार। तो 2 तरह का हो जाएगा, एक आपका बाह्य लोक उधार और एक आपका बाह्य व्यापारिक उधार, 2 याद रख लीजिएगा, बाह्य लोक उधार और एक आपका बाह्य व्यापारिक उधार, व्यापारिक उधार और बाह्य लोक उधार, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। बाह्य लोक उधार में हम लोग वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी इन सभी को शामिल करते हैं, और बाह्य व्यापारिक उधार इसमें हम लोग ईसीबी में शामिल करते हैं, ठीक है ना, ये भी याद रख लीजिएगा, ईसीबी को इसके अंदर हम लोग शामिल करते हैं। तो इस तरह से करके हम लोग इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं। तो फिर जो है पूंजी खाता को बांटा गया था, तो स्वप्रेरित पूंजीगत खाता में हम लोग किसको किसको शामिल करते हैं, तो वो सभी को यहाँ पे देख लेंगे। फिर आपका प्रेरित जो है पूंजी का अंतर्प्रवाह जो बहिर्प्रवाह होता है, इसमें हम लोग किसको किसको शामिल करते हैं, तो आपका बाह्य लोक उधार को शामिल करते हैं और आपका बाह्य व्यापारिक उधार। तो बाह्य लोक उधार ये हो जाएगा आपका, फिर बाह्य व्यापारिक उधार में हम लोग ईसीबी को शामिल करते हैं, ठीक है ना, ये भी याद रख लीजिएगा। तो ईसीबी यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग होता है, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखते होंगे ट्रेड क्रेडिट होता है, ट्रेड क्रेडिट भी याद रखिएगा। इसके अलावा बैंकिंग कैपिटल होता है, बैंकिंग कैपिटल यानी बैंकिंग जो है पूंजी, वो भी याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सभी 4 को याद रख लीजिएगा। तो स्वप्रेरित में एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई, एनआरआई जमा को शामिल करते हैं, जबकि प्रेरित पूंजी का अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह में एक आपका है क्या, तो बाह्य लोक उधार हो जाएगा, बाह्य लोक उधार, और एक हो जाएगा आपका बाह्य व्यापारिक उधार। बाह्य लोक उधार में हम लोग वर्ल्ड बैंक, एडीबी यानी आसियान डेवलपमेंट बैंक, फिर आपका आईएमएफ इन सभी को शामिल करते हैं, और जबकि बाह्य व्यापारिक उधार में हम लोग
जो है वो आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी कि ईसीबी को, ट्रेड क्रेडिट को और बैंकिंग कैपिटल को, इन सभी को शामिल करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो इसी तरह करके हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आपका ये सभी देख लेंगे, चारों के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो चालू खाता और पूंजी खाता के बीच में क्या क्या संबंध है, संबंध के बारे में देखते हैं कि चालू खाता और पूंजी खाता में क्या संबंध है। तो 2-3 लाइन आपको एकदम कीवर्ड करके याद करना होगा कि दोनों के बीच में क्या अंतर है, ठीक है। तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो बीओपी के अंतर्गत 3 तरह का खाता पढ़ते हैं। एक आपका करेंट अकाउंट यानी कि चालू खाता, एक आपका कैपिटल अकाउंट यानी कि पूंजी खाता, और एक आपका फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है। तो 2 को हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, करेंट अकाउंट और आपका कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग फॉरेक्स रिजर्व के बारे में देखते हैं। फॉरेक्स रिजर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार बोलते हैं। तो विदेशी मुद्रा भंडार खाता भी बोलते हैं इसको, तो विदेशी मुद्रा भंडार खाता है एक तरह से, ये भी अकाउंट ही है। तो विदेशी मुद्रा भंडार को हम लोग फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि फॉरेक्स रिजर्व जो है वो क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में हम लोग को इसका जो है डेफिनेशन जानेंगे फॉरेक्स रिजर्व का। और उसके बाद फॉरेक्स रिजर्व का डेफिनेशन जानने के बाद हम लोग ये जानेंगे कि फॉरेक्स रिजर्व के जो है वो टोटल 4 गो घटक होते हैं। तो फॉरेक्स रिजर्व के 4 गो घटक कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि फॉरेक्स रिजर्व जो है उसका 4 गो घटक कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग फॉरेक्स रिजर्व का अगर हम लोग घटकों की बात करें तो 4 गो घटक होते हैं। पहला कौन है, तो पहला है आपका पहला क्या है, तो पहला आपका विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति है यानी कि फॉरेन करेंसी एसेट है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति यानी कि फॉरेन करेंसी एसेट है। ये क्या है क्या नहीं है आपको पता होना चाहिए। हार्ड करेंसी क्या है, सॉफ्ट करेंसी क्या है, इन सभी के बारे में आपको पता होगा, यहीं पे पता चलता है। तो पहला विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति जिसको हम लोग फॉरेन करेंसी एसेट कहते हैं, ठीक है, ये आप जान जाइएगा। उसके बाद सेकंड जो है आप देखते हैं वो है आपका सेकंड है आपका स्पेशल ड्राइंग राइट जिसको हम लोग एसडीआर कहते हैं। तो स्पेशल ड्राइंग राइट जानिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर में स्पेशल ड्राइंग राइट जानिएगा। और इसमें भी हम लोग देखते हैं कि ये एक तरह से आपका है कोटा है आईएमएफ में। एक आपका एसडीआर होता है, एक होता है आपका आरटीपी। आरटीपी कहने का होता है आपका रिजर्व ट्रांस पोजीशन, ये होता है। तो चलिए वहाँ पे आगे अभी कन्फ्यूज हो जाइएगा। सिंपल याद रखिए कि फॉरेक्स रिजर्व के 4 घटक होते हैं। पहला घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति यानी कि फॉरेन करेंसी एसेट होता है। दूसरा आपका स्पेशल ड्राइंग राइट होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है, इसको हम लोग एसडीआर कहते हैं। स्पेशल यानी कि विशेष आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार स्पेशल ड्राइंग राइट इसको कहते हैं एसडीआर। थर्ड होता है आपका गोल्ड रिजर्व यानी कि सोना भंडार। तो गोल्ड रिजर्व ये जो है आपका थर्ड हो गया। चौथा हो जाएगा आपका रिजर्व ट्रांसपोजिशन, क्या बोलते हैं, रिजर्व ट्रांसपोजिशन ये बोलते हैं। तो ये सभी आपका 4 गो हो गया। तो विदेशी मुद्रा भंडार के 4 गो भाग होते हैं। इन चारों भागों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके आपको अंडरस्टैंडिंग रखना होगा, एक आइडिया रखना होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देखिए इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। तो ये जो भुगतान संतुलन के 3 गो पार्ट होते हैं वो आपका कंप्लीट हो गया। सॉरी 4 गो पार्ट होते हैं ना, नहीं 3 गो पार्ट होते हैं वो कंप्लीट हो गया। आपका कैपिटल अकाउंट यानी कि पूंजी खाता, आपका करेंट अकाउंट यानी कि चालू खाता, और आपका फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, ये 3 गो पॉइंट समझ लिए हैं। आपका यहीं पे जो है चालू खाता कंप्लीट, यहीं पे आपका जो है भुगतान संतुलन टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। सिलेबस में नहीं दिया हुआ है थोड़ा सा पॉइंट, लेकिन आप उसको यहाँ पे समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा समझिएगा तो आपके लिए आसानी होगा। सिलेबस में नहीं दिया हुआ है वो है आपका विदेशी विनिमय दर व्यवस्था। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, लेकिन नहीं दिया हुआ टॉपिक, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या है कि विदेशी विनिमय दर व्यवस्था, विदेशी विनिमय दर व्यवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं, यानी कि विदेशी विनिमय दर व्यवस्था कहते हैं। ये हम लोग जानते हैं। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना होगा, जानते हैं हम लोग कि अगर ये जानते हैं कि आपको बताया जाता है कि जिस दर पर घरेलू मुद्रा का विनिमय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अन्य विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष में किया जाता है, उस दर को विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहते हैं। तो बताया जाता है कि जिस रेट पे जो डोमेस्टिक करेंसी है इसका रेगुलेशन इंटरनेशनल जो है करेंसी, इंटरनेशनल मार्केट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अन्य देशों के अन्य जो देश के जो करेंसी है उसके सापेक्ष में होता है जिस रेट पे, उसी को हम लोग बोलते हैं विदेशी विनिमय मुद्रा दर कहते हैं। क्या बोलते हैं, विदेशी विनिमय
मुद्रा दर व्यवस्था कहते हैं या फिर विदेशी विनिमय दर व्यवस्था कहते हैं, सिंपल। ये हम लोग देखते हैं ये आपका कितना प्रकार का है, तो ये आपका टोटल 4 प्रकार का है। तो भारत सरकार के द्वारा 4 प्रकार के जो है वो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट का यूज किया जाता है। तो भारत सरकार जो है वो कितना प्रकार का करता है, तो भारत सरकार के द्वारा 4 प्रकार के विदेशी विनिमय दर का प्रयोग किया जाता है। 4 प्रकार के वो कौन कौन से, वो थोड़ा यहाँ से पढ़ लीजिए। एक है आपका पहला फिक्स एक्सचेंज रेट, पहला क्या है फिक्स एक्सचेंज रेट। दूसरा है आपका प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर, पहला है फिक्स एक्सचेंज रेट। दूसरा है आपका प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर यानी कि मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिर तीसरा आपका क्या है, तीसरा है आपका फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट यानी कि फुल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तीसरा है फ्री फ्लोटिंग यानी कि फुल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। चौथा है आपका आंकी गई विनिमय दर, आंकी गई विनिमय दर को हम लोग बोलते हैं पेग्ड एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं, पेग्ड एक्सचेंज रेट। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है, तो देखिए भारत सरकार के द्वारा 4 प्रकार के जो है वो आपका विदेशी विनिमय दर का प्रयोग किया जाता है। पहला है फिक्स एक्सचेंज रेट, दूसरा है प्रबंधित फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, तीसरा है फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और चौथा है पेग्ड एक्सचेंज रेट। ये 4 वो है, चारों का प्रयोग किया जाता है सरकार के द्वारा। 4 वो क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एकदम बतलाना है आपको, ज़्यादा इसमें घुसना नहीं है, परेशान नहीं होना है। थोड़ा थोड़ा इसमें बताइएगा, 2 2 4 4 लाइन याद रखिएगा, काफ़ी है। अब यहाँ से हम लोगों का जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि मेन टॉपिक क्या स्टार्ट होता है, मेन टॉपिक ये स्टार्ट होता है कि जो बीओपी क्राइसिस हो रहा है ना भाई, भुगतान संतुलन की जो समस्या हो रही है यानी कि भुगतान असंतुलन जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, तो ये हम लोगों को जानना होगा। और इसमें हम लोग 2 खाता की बात करेंगे, पूंजी खाता और आपका चालू खाता में। पूंजी खाता में हम लोग देखते हैं कि आपका 2000 से लेकर 2003 तक ये थोड़ा सा पॉजिटिव रहा था, बाकी बाद थोड़ा सा देखो, हाँ ठीक है, याद रखिएगा कि पूंजी खाता पॉजिटिव आपका 2 बार रहा था। एक बार 2001 से लेकर 2003 के बीच में 2 साल के लिए रहा था, उसके बाद लॉकडाउन में 2020 और 21 के टाइम में थोड़ा सा पूंजी खाता आपका पॉजिटिव में गया था। वहीं अगर हम लोग पूंजी खाता की बात करें तो नेगेटिव जो देखते हैं अब तक 1947 से लेकर अभी तक नेगेटिव में ही है। तो पूंजी खाता अभी तक नेगेटिव में ही है, आपका कुछ समय के लिए पॉजिटिव हुआ था 2001 और 2003 के बीच में, फिर 2020 में 21 के बीच में 2 टाइम हल्का सा थोड़ा समय के लिए ये पॉजिटिव हुआ था, बाकी बात पूंजी खाता जो है हमेशा नेगेटिव में रहता है। अगर हम लोग चालू खाते की बात करें तो चालू खाता पहले हमेशा जो है वो नेगेटिव में रहता था, लेकिन अब 1997 के बाद अभी तक वो पॉजिटिव ही है। तो चालू खाता अभी तक पॉजिटिव है, पूंजी खाता अभी तक नेगेटिव है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो भुगतान संतुलन का जो समस्या हो रहा है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चालू खाता में क्या कंडीशन था, पूंजीगत खाता में क्या कंडीशन था, ये हम लोग देख चुके हैं यहाँ तक। अब हम लोग जो देखते हैं इसके आगे की बात करते हैं। तो बताया जाता है कि जब किसी देश का कुल देनदारी यानी कि क्रेडिट कुल देनदारी यानी कि डेबिट के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति को हम लोग भुगतान संतुलन में साम्यावस्था की स्थिति कहते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम कहते हैं। कहने का अर्थ क्या है, देख लीजिए। अगर आपका क्रेडिट बराबर हो रहा है डेबिट के, इसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था की स्थिति, ठीक है ना। और अगर क्रेडिट ज़्यादा हो जाए डेबिट से या फिर डेबिट ज़्यादा हो जाए क्रेडिट से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे असाम्यावस्था की स्थिति। तो एक हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, एक हो जाएगा आपका डिसइक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था और आपका असाम्यावस्था। तो ये आपको पढ़ना होगा। तो साम्यावस्था की स्थिति क्या होती है, असाम्यावस्था की स्थिति क्या होती है, इसके बारे में बहुत गहराई से आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक हम लोग जान जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो आपका असाम्यावस्था है यानी कि जो आपका जो डिसइक्विलिब्रियम है वो भी आपका 2 प्रकार का होता है। तो असाम्यावस्था को अगेन फिर से 2 भागों में बांटा जाता है। एक है आपका अनुकूल असाम्यावस्था की स्थिति और एक है आपका प्रतिकूल असाम्यावस्था की स्थिति। अनुकूल असाम्यावस्था की स्थिति क्या है, अनुकूल यानी कि जो है आपका फेवरेबल, अनुकूल यानी कि फेवरेबल जो है फेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। और एक हो जाएगा आपका प्रतिकूल असाम्यावस्था की स्थिति यानी कि जो है अनफेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। ये आप बतलाइएगा। फिर देखिएगा कि जो आपका प्रतिकूल असाम्यावस्था की स्थिति है, अनुकूल मतलब उसके अनुसार, प्रतिकूल मतलब उसके अपोजिट। तो जो प्रतिकूल असाम्यावस्था की स्थिति है इसको फिर 2 भागों में बांटा जाता है। एक आपका नियंत्रित प्रतिकूल असाम्यावस्था की स्थिति और एक आपका अनियंत्रित प्रतिकूल असाम्यावस्था की स्थिति। अनियंत्रित को बोलते हैं कंट्रोल अनफेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, और इसको बोलेंगे अनियंत्रित प्रतिकूल असाम्यावस्था की स्थिति, इसको बोलेंगे अनकंट्रोल
अनफेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट बता दिए हैं, चारों पॉइंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बतलाना होगा आपको, ठीक है। तो ये बता दीजिएगा भुगतान संतुलन का समस्या वाला कारण बता दीजिएगा ये, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 गो पॉइंट है, इस सबसे आप कम से कम 2 पेज लिख सकते हैं, कम से कम 1.5 पेज, 2 पेज ज़्यादा हो गया तो 1.5 पेज कम से कम लिख सकते हो। तो ये भी बतलाना होगा, ये बता दीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिकूल भुगतान संतुलन के कारण, यानी कि बीओपी क्राइसिस जो हो रहा है इसके पीछे का कारण क्या है। तो कारण हम लोग बेसिकली जानेंगे, 2-3 कारण देखेंगे मेन। एक है आपका आर्थिक कारण, एक है आपका राजनीतिक कारण, तीसरा है आपका सामाजिक कारण, ठीक है। तो ये हम लोग मेन बता देंगे, कारण बताएंगे, फिर उसको दूर करने का उपाय भी बताएंगे। तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन, प्रतिकूल बोल रहे हैं यानी कि ये आपका अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन यानी कि बीओपी क्राइसिस का होने के पीछे कारण 3 को कारण बताएंगे, एक आर्थिक कारण, एक सामाजिक कारण और एक आपका राजनीतिक कारण। आर्थिक कारण में भी हम लोग 5 से 6 को पॉइंट डालेंगे। पहला क्या, तो लोक व्यय में वृद्धि, दूसरा है व्यापार चक्र, तीसरा है मुद्रास्फीति की उच्च दर, चौथा है आयात शुल्क, पाँचवा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। तो आर्थिक कारण में हम लोग लोक व्यय में वृद्धि, व्यापार चक्र, आयात शुल्क, मुद्रास्फीति की उच्च दर, अनियंत्रित अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, ये बताएंगे। ये हो जाएगा आर्थिक कारण। सबके बारे में 3-3 4-4 लाइन याद रखिए, काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग राजनीतिक कारण जाएंगे। राजनीतिक कारण में राजनीतिक अस्थिरता, ये पहला कारण। दूसरा लोक लुभावन नीति, ये दूसरा कारण। तीसरा देखिए सामाजिक कारण देखेंगे नेक्स्ट। सामाजिक कारण में पहला उपभोग आदत एवं उपभोग वरीयता में परिवर्तन। तो उपभोग आदत और उपभोग वरीयता में परिवर्तन, ये सामाजिक कारण हो जाएगा। दूसरा सीमा पार या फिर पड़ोसी देशों के संदर्भ में पूर्वाग्रह। तो सीमा पार या फिर जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देशों के संदर्भ में हम लोग के मन में पूर्वाग्रह आ गया है। पूर्वाग्रह यानी कि प्रिज्यूडाइज और रूढ़िवादी यानी कि स्टीरियोटाइप्स, ये सभी के बारे में आपको समझना होगा। तो ये 2-3 कारण बता देंगे तो ये आपका सामाजिक कारण होगा। तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन यानी कि आपका बीओपी क्राइसिस होने के पीछे आर्थिक कारण बताएंगे, सामाजिक कारण बताएंगे, राजनीतिक कारण बताएंगे। सभी का 4-4 3-3 4-4 को पॉइंट याद रखिएगा, उसी से आप बना दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें फिर बताना होगा आपको कि बीओपी क्राइसिस जो हो रहा है इसके रोकथाम के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं। कारण तो बता दिए, अब इसका उपाय क्या कीजिएगा रोकथाम के लिए। तो रोकथाम के लिए उपाय तो बतलाना होगा आपको ना। आप एक एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हो तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनिएगा, तो आपको उपाय दिखना होगा ना। प्रॉब्लम तो सभी जगह है भाई, लेकिन प्रॉब्लम को कैसे दूर कीजिएगा वो बतलाइए। तो फिर यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका अनियंत्रित प्रतिकूल भुगतान संतुलन है या फिर कि जो आपका अनकंट्रोल हो गया है, जो आपका अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, इसको दूर करने के लिए उपाय। तो इस उपाय भी 3 तरह का बताएंगे। जैसे हम लोग कारण बताए 3 ठो, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और सामाजिक कारण। इसी तरह उपाय भी बताएंगे हम लोग 3 ठो। कौन कौन उपाय बताएंगे, तो पहला उपाय बताएंगे मौद्रिक नीति से संबंधित उपाय। दूसरा बता देंगे गैर मौद्रिक नीति से संबंधित उपाय, जिसको हम लोग राजकोषीय उपाय भी कह देते हैं। तीसरा उपाय बता देंगे आप क्या, तो अन्य नीतियाँ, ये सभी बताइएगा। तो पहले हम लोग मौद्रिक नीति से संबंधित उपाय देखेंगे, जो कि आपका आरबीआई करेगा। इसमें हम लोग विनिमय दर का प्रबंधन करेंगे, मुद्रा का अवमूल्यन करेंगे, फिर हम लोग मुद्रा संकुचन की नीति लाएंगे, फिर हम लोग विनिमय दर का अप्रत्यक्ष नियंत्रण करेंगे। तो मौद्रिक नीति संबंधित उपाय जो कि आरबीआई करता है, इसमें हम लोग विनिमय दर प्रबंधन करते हैं, विनिमय दर प्रबंधन करते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं, मुद्रा संकुचन की नीति लाते हैं। इसके अलावा विनिमय दर का अप्रत्यक्ष नियंत्रण करते हैं। इन सभी पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट आपका गैर मौद्रिक उपाय, जिसको हम लोग राजकोषीय उपाय भी कहते हैं। तो गैर मौद्रिक उपाय जिसको हम लोग राजकोषीय उपाय भी कहते हैं, ठीक ना। इसमें हम लोग देखेंगे पहला कर प्रेरणा नीति को लाएंगे, उसके बाद अवसंरचना विकास नीति लाएंगे, निर्यात प्रोत्साहन नीति लाएंगे, आत्मनिर्भर भारत जैसे जो भी कार्यक्रम है इनको हम लोग बढ़ावा देंगे और इसमें हम लोग कई सारे प्रोग्राम को जोड़ेंगे। तो आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम जैसे प्रोग्राम निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए लाएंगे, जैसे आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम लाया था ना भाई 2020 में। तो इस तरह का हम लोग पॉलिसी को लाएंगे ताकि जो है आपका निर्यात कम हो, मतलब आयात यानी कि निर्भरता कम हो सके और हम लोग निर्यात को बढ़ा सकें। तो निर्यात प्रोत्साहन नीति लाएंगे, अवसंरचना विकास नीति लाएंगे, कर प्रेरणा नीति लाएंगे। ये सभी आपका गैर मौद्रिक नीति हो जाएगा, जिसको हम लोग राजकोषीय उपाय भी कह सकते हैं एक तरह से।
इसके अलावा हम लोग थर्ड जो है उपाय देखेंगे अन्य नीतियाँ, और अन्य नीतियाँ में हम लोग सुशासन को बेहतर करेंगे, आर्थिक कूटनीति संबंध को बेहतर करेंगे, पर्यटन जो है विकास को हम लोग बढ़ावा देंगे, टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, एफडीआई का उदारीकरण करेंगे यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो है हम लोग उदारीकरण करेंगे, जनसंख्या का नियंत्रण करेंगे। तो ये सभी कारण हो सकता है, तो जनसंख्या का नियंत्रण भी ये सभी कारण है अन्य नीतियों में। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ था ही नहीं इसमें, बहुत सिंपल बात है। भुगतान संतुलन क्या है, भुगतान संतुलन के 3 जो है खाते, इनके बारे में बताना होगा। फिर हम लोग भुगतान संतुलन क्यों हो रहा है इसके पीछे का कारण बताना होगा, भुगतान संतुलन को रोकने का उपाय बताना होगा। तो इसमें 3 ही तरह का क्वेश्चन बन सकता है इस वाले टॉपिक से। तो अगर आप 3 डायमेंशन तैयार कर लीजिएगा, 3 डायमेंशन तैयार कर लीजिए, ये टॉपिक आपका क्लियर है, ये टॉपिक में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा फिर। ठीक है ना। तो ये आपका पूरा भुगतान संतुलन के बारे में आज आपको समझा दिया गया है। भुगतान संतुलन में इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। भुगतान संतुलन क्या है, इसके संगठन के बारे में पढ़ना है, इसके खाताओं के बारे में पढ़ना है, बैलेंस शीट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद भुगतान संतुलन क्यों हो रहा है इसके पीछे कारण बतलाना है। अब भुगतान संतुलन को रोकने का उपाय बतलाना है। बस इतना ही बता दीजिएगा ना, तो ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपके मुट्ठी में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो आप इसको बता दीजिएगा यहाँ तक, फिर इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो है वो आपका ये हम लोग पढ़ लिए हैं भारतीय व्यापार की संरचना और दिशा। तो भुगतान संतुलन के बारे में पढ़े, फिर भुगतान संतुलन की समस्या और इसका कारण भी हम लोग जान गए हैं, और इसका निवारण कैसे करें वो भी देख लिए हैं। पहला इसमें जो पॉइंट लिखा हुआ है एक अलग टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है भारतीय मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था की संरचना। तो भारतीय मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था की संरचना ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अलग हो जाएगा, इसके लिए अलग से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अलग से पढ़ेंगे, बाकी बात नीचे आपका अलग हो गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको अब किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग इसी तरह एक और नए टॉपिक की ओर चलेंगे। तो नए टॉपिक हम लोग नए क्लास में देखेंगे, जिसमें हम लोग बजट के बारे में पढ़ेंगे, बजट भी देख लेंगे हम लोग। तो अभी तक हम लोग नेशनल इनकम का कीवर्ड जाने, इन्फ्लेशन टॉपिक का कीवर्ड जाने, पब्लिक फाइनेंस का कीवर्ड जाने, फिस्कल पॉलिसी का कीवर्ड जाने, उसके बाद हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर का कीवर्ड जाने। आज हम लोग 7 नंबर टॉपिक देखे आपका जो है भुगतान संतुलन जो है इसका कीवर्ड जाने, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कीवर्ड जाने। कल के क्लास में हम लोग जो है बजट का कीवर्ड जानेंगे, बजट का कीवर्ड जान जाएंगे तो बजट वाला भी वो भी जो है टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। बजट का कीवर्ड जानने के बाद फिर हम लोग नए टॉपिक एग्रीकल्चर की तरफ चलेंगे, और एग्रीकल्चर जो है वो आपका हम लोग एक ही साथ मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक ना। तो ग्रुप ए में टोटल 11-12 को टॉपिक दिया हुआ है। 11-12 को टॉपिक में से कम आप 8 गो टॉपिक तैयार कर लीजिए। 8 गो टॉपिक से आपका क्वेश्चन वहाँ से भिड़ जाएगा एगो। ठीक है ना, और आप उस क्वेश्चन को लिख पाने में फिर बेहतर स्थिति में रहिएगा, तो एक क्वेश्चन वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह बस आप बने रहिए, और सारा कीवर्ड को आप कम से कम मेंस के एग्ज़ाम से पहले सारा कीवर्ड ध्यान में रखिए। इससे क्या होगा कि आपका पढ़ने का जो स्टाइल है इसमें बहुत ड्रेगेस्टिक चेंज आ जाएगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कितना पढ़ना है बस आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस यहीं तक इसको आज रहने देते हैं, मिलते हैं अब हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।